नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नाकाहू से दोस्ती पर। मैं हूं विनय प्रताप। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का विषय है लोकतंत्र पर हमला। जैसा कि आप रोज़ सुनते आ रहे हैं, विपक्ष को, खासतौर पर राहुल गांधी को लोकतंत्र पर हमले के बारे में बात करते हुए। तो ये लोकतंत्र पर हमला है क्या? लोकतंत्र क्या है? सबसे पहले लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है लोगों को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने की छूट। यानी यदि आप संविधान के हिसाब से देखें तो लोकतंत्र का अर्थ हुआ जो आपके मूलभूत अधिकार हैं, यानी जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं आपके संविधान में, वही आपके लोकतंत्र के सबसे बड़े परिचायक हैं। यदि कोई सरकार आपके मूलभूत अधिकारों पर अतिक्रमण करने की शुरुआत करती है तो आप समझिए कि लोकतंत्र पर हमले की शुरुआत हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे बाकी के जो संविधान प्रदत्त नियम कानून हैं उनका भी अतिक्रमण उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? इसलिए लोकतंत्र पर हमला जो हम रोज सुनते हैं, तो सबसे पहला हमला कब और किसने किया? सबसे पहला हमला हमारे लोकतंत्र पर हुआ सन 1951 में, जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक पेश किया। अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुए थे आपके संविधान को लागू हुए, तभी नेहरू जी को लगा कि इस संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं वो उनकी सरकार के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। यदि आप देखें तो या तो नेहरू जी ने संविधान को बहुत ही आइडियलिस्टिक बना दिया और वो उसके हिसाब से सरकार नहीं चला पा रहे थे, या संविधान के हिसाब से सरकार चलाने के बजाय उन्होंने अपने मन से सरकार चलाने की कोशिश की। या तो उनके पास प्लान नहीं था या वो संविधान को मानने को तैयार नहीं थे। तो इसकी शुरुआत हुई पहले संविधान संशोधन से, जिसमें पहला जो परिवर्तन नेहरू जी ने किया वो आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ने के साथ किया, जिसके द्वारा उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, यानी खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्होंने एक परिवर्तन किया संविधान के 15वें अनुच्छेद में। यानी आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में उन्होंने चेंज किया, जिसमें उन्होंने कुछ क्लासेस के लिए सरकार को स्पेशल लॉ बनाने की छूट दी। यानी बराबरी का जो अधिकार था उसको ठीक करने की छूट थोड़ी और बढ़ा दी गई, जिसको कि सरकार अपने हिसाब से उस बराबरी के अधिकार को ठीक कर सकती थी। जो दूसरा परिवर्तन नेहरू जी ने किया, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ा पाप था, वो था आर्टिकल 19 में परिवर्तन का। आर्टिकल 19 में भी खासतौर से आर्टिकल 19(1)(a) का जो परिवर्तन था, जो कि आपके आप जो फंडामेंटल राइट का अधिकार, जो आपका मूलभूत अधिकार का फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको उन्होंने आपसे छीन लिया एक तरह से। वो उन्होंने कैसे किया, उसके पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि मद्रास प्रेसिडेंसी में एक मैगजीन जाती थी जिसका नाम था क्रॉसरोड्स, जिसके एडिटर थे रोमेश थापर, रोमिला थापर के भाई। तो वो मैगजीन जो थी वो एक मार्क्सिस्ट मैगजीन थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी की कांग्रेस सरकार को लगा
कि इससे जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में एक मार्क्सवादी क्रांति हो सकती है, और इससे वो थोड़ा डर गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि इसका कुछ करना चाहिए। तो सरकार ने, मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार ने मद्रास के कानून के हिसाब से उस मैगजीन पर बैन लगा दिया। रोमेश थापर जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन थी आरएसएस की, जिसका नाम था ऑब्जर्वर। उसमें भी सरकार के खिलाफ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ख़ास तौर से जो भारत के बंटवारे से संबंधित विषयों पर कुछ आर्टिकल आते थे, जिनसे कि सरकार को लगा कि इससे देश के जो सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति है वो उस पर बुरा असर पड़ सकता है, कम्युनल माहौल बिगड़ सकता है। तो उन्होंने उसको नोटिस दे दी कि अगला कोई भी आर्टिकल छापने के पहले वो सरकार को दिखाएंगे, और सरकार जब क्लियर करेगी तभी आर्टिकल छपेगा। वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में यह निर्णय किया कि यह जो है आर्टिकल 19(2) में जो 19(1)(a) के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो ये आर्टिकल 19(2) में ये दोनों, यानी मद्रास में बैन और दिल्ली में जो प्री सेंसरशिप है, ये दोनों उसके भीतर कवर नहीं होते। इसलिए ये दोनों, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास का बैन भी गैर कानूनी घोषित कर दिया, और दिल्ली में जो प्री सेंसरशिप का ऑर्डर था उसको भी गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। अब इसके कारण, अब ये सरकार ने वो उन्होंने क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आर्टिकल 19 का जो ओरिजिनल था उसमें सरकार को केवल कुछ विषयों पर कानून बनाने की छूट थी। उसी विषयों में फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक लगाने की छूट थी। वो कौन कौन से विषय थे? वो थे डिफेमेशन, लाइबल और स्लैंडर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन थे। और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या ओवरथ्रोइंग द स्टेट, ओवरथ्रोइंग ऑफ द स्टेट, यानी ये 3 विषय प्लस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्लस देश की सुरक्षा या देश के खिलाफ विद्रोह यानी ओवरथ्रो करने की कोशिश करना, केवल इन विषयों पर कानून बनाने की छूट थी और किसी विषय पर कानून बनाने की छूट नहीं थी। तो पहले संविधान संशोधन में हमारे नेहरू जी ने क्या किया? उन्होंने 19(2) में परिवर्तन करके सरकार को कुछ कई और विषयों पर, 3 और विषयों पर कानून बनाने की छूट दी। और उससे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी जो 3 और विषय उसमें जोड़े गए वो थे फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। इन 3 और विषयों पर उन्होंने सरकार को कानून बनाने की छूट दे दी। इसके साथ ही उन्होंने जो स्पेसिफिकली मेंशन 4 विषय थे, यानी डिफेमेशन, स्लैंडर, लिबेल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उनको उसमें से हटा दिया। और जो उन्होंने ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट था उसको हटा दिया, उसकी जगह केवल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कर दिया। और साथ ही उन्होंने इस जो परिवर्तन था इसको फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया, यानी इसको माना जाएगा कि ये उस दिन से लागू है जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, यानी जिस दिन से लागू हुआ। यानी कि यदि इसके खिलाफ कोई भी कोर्ट का आदेश है तो वो आदेश नलिफाई हो जाएगा, और जो लॉ जिसको कोर्ट ने कहा था कि ये अल्ट्रा वायरस है, वो लॉ एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेगा, वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये उन्होंने दूसरा काम किया, आपकी फंडामेंटल आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लिया। ये दूसरा हमला था उसी पहले संविधान संशोधन में आपके लोकतंत्र पर, आपके देश के लोकतंत्र पर। तीसरा उन्होंने चेंज किया आपके राइट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन पे, यानी आर्टिकल 19(g) में जो आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन दिया हुआ है उसके ऊपर तीसरा हमला हुआ। और उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 19(6) में
अमेंडमेंट कर दिया और उसमें उन्होंने क्या जोड़ दिया, उसमें उन्होंने जोड़ दिया कि सरकार जो है खुद बिजनेस कर सकती है और कुछ बिजनेसेस में जो प्राइवेट सेक्टर है यानी सिटीजन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिजनेस करने पर पार्शियल या कंप्लीट बैन लगा सकती है, पार्शियल या कंप्लीट बैन लगा सकती है। यदि आर्टिकल 19(6) में ये परिवर्तन नहीं होता तो आर्टिकल 19(1)(g) के हिसाब से आपको कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन करने का, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस कैरी ऑन करने की छूट थी, जिसको उन्होंने अमेंडमेंट द्वारा आपसे छीन लिया। अब सरकार चाहे तो आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है कोई भी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि सरकार आपके आर्टिकल 19(6) का परिवर्तन सरकार को यह अधिकार दे देता है। यानी आपका अधिकार एक नागरिक की तरह आपका ये भी अधिकार आपसे छिन गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 आर्टिकल जोड़ दिए। पहला तो उन्होंने जोड़ दिया 31A, जो कि उन्होंने आर्टिकल 19F जो कि फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसको उन्होंने नलिफाई करने के लिए आर्टिकल 31A जोड़ दिया, जिसके थ्रू सरकार किसी की भी ज़मीन कभी भी ले सकती थी। ये उन्होंने किया क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका जो एक कानून था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में जमींदार लोग चैलेंज कर रहे थे और जिसके कारण कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी इस तरह के सरकार उनको जो लैंड का एक्विजिशन करती थी, सुप्रीम कोर्ट उसको नलिफाई कर देती थी, उसको इलीगल घोषित कर देती थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का। और चूंकि प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, इसलिए बिना किसी व्यक्ति की मर्जी के, बिना उसके सहमति के कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को उससे ले नहीं सकता था। और इसके कारण सरकार की जो जमींदारी समाप्त करने की पूरी कोशिश थी, वो सरकार की कोशिश पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने 31A जोड़ के कहा कि भाई जितनी भी सरकार की इस तरह के कानून आते हैं जो किसी के एस्टेट पे यानी किसी की ज़मीन पे को अक्वायर करने के जितने भी कानून होते हैं, यदि उसको सही शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा किसी की ज़मीन को कब्जा करना, लेकिन खैर सरकार उसको एक्विजिशन कहती है। तो किसी के भी ज़मीन पे जो भी अधिकार है वो सरकार कभी भी अपने हाथ में ले सकती है, 31A ने ये कहा। यही नहीं, 31A के साथ साथ सरकार ने एक शेड्यूल 9 भी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया, जो 32B के हिसाब से जो उन्होंने दूसरा आर्टिकल जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में 32B। ये जो शेड्यूल 9 जोड़ दिया, इस शेड्यूल 9 में जो भी कानून पड़ जाएगा उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उस कानून की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। और यदि उस कानून की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती या उसके किसी भी पार्ट की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, यानी उस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में हालांकि उन्होंने शुरुआत इसकी की थी, यही जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के कानूनों को के बचाव के लिए उन्होंने शेड्यूल 9 जोड़ा था, परंतु आज की तारीख में उसमें करीब 264 या ऐसे कुछ कानून हैं शेड्यूल 9 में जिनकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। हालांकि उनमें ज़्यादातर कानून तो वही हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, परंतु अब वो ज़मींदारी से रिलेटेड ना होके और भी कई तरीक़ों से वो उसमें जुड़ गए, और इसलिए ये 32B सरकार को ऐसे कानून बनाने की छूट देती है जिसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। यानी सरकार कोई भी कानून अब अंडर द सन सरकार आपका कोई भी अधिकार, किसी का भी कोई भी अधिकार ले सकती है, बस उसको अगर वो 32B में यानी शेड्यूल 9 में डाल दे तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और उस केस में सरकार जो भी चाहे वो करने यानी टोटलिटेरियन होने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वो सरकार जब चाहे तब टोटलिटेरियन हो सकती है। टोटलिटेरियन यानी सर्वशक्तिमान, टोटलिटेरियन यानी सर्वशक्तिमान। सरकार जब चाहे तब सर्वशक्तिमान हो सकती है, और यदि सरकार सर्वशक्तिमान हो सकती है यानी अब देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा।
ये हुआ नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि देश की जनता इस मामले में काफ़ी जागरूक है, क्योंकि इसके बावजूद नहीं हो पाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट भी दे दिया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट के हिसाब से यदि शेड्यूल 9 में कोई कानून डाल दिया जाता है लेकिन उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट होता है, तो उस केस में उसका भी रिव्यू हो सकेगा, चाहे वो शेड्यूल 9 में हो ना हो, यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन ये जो सेफगार्ड सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, या जो देश की जनता के कारण आज भी इस देश में लोकतंत्र है, ये सब छोड़िए, लेकिन ये जो पहला अटैक था आपके लोकतंत्र पर, मेरे ख्याल से यदि राहुल गांधी को लोकतंत्र पर हमले के बारे में बात करनी है तो यहाँ से बात करनी चाहिए। आपका क्या विचार है इस विषय पर? आप अपने विचार जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।